शमन बकल महादेव स्वामी कृष्ण में कोटि कोटि वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राजीव मसाक के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलें। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान के प्यार, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आम। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आम। इन्हीं शुभ भावनाओं के गुरु भगवंतों से गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा वही आप सबके सामने रखने का प्रयत्न। सभी को सादर जय जिनेन्द्र सर, प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र साहब, जय इससे जो जिनेन्द्र। एक्स्ट्रा बैकग्राउंड साउंड आ रही है तो प्लीज बंद कर देंगे ताकि बाकी सबको ज्ञान में बाधा ना हो। हमने पिछले क्लास में 7 स्थूल तक पढ़ लिए थे, तो वहां किसी को कोई डाउट है तो एक बार उसको ले लें, मैं उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए फिर आगे चलें। 7वां उपभोग परिभोग, इसका रिवीजन करके फिर आगे लेंगे। 7वां उपभोग परिभोग, व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। पचपान उपरांत सचित का आहार क्या हो, सचित परिबद्ध का आहार क्या हो, अपवक का आहार क्या हो, दुपक का आहार क्या हो, दुचोजने का आहार क्या हो, जो में देवस्यु अय्यारों का तस्मच्छा में रुकना। 7वां उपभोग परिभोग, उपभोग यानी एक बार जो भोगा जाए वो उपभोग, बार बार जो भोगा जाए वो परिभोग। परिमाण, उसकी मर्यादा करना। इसके अतिचार है पचपान उपरांत सचित का आहार किया हो। प्लीज पीछे से बैकग्राउंड साउंड बंद कर लीजिए ऐसा। पचपान उपरांत सचित का आहार किया हो, यानी कि जितनी सचित की हमने मर्यादा की है उसके उपरांत उसका उपयोग करना। दूसरा सचित पडिबत का आहार किया हो। सचित पडिबत यानी कि पेड़ पे लगे हुए जो गोंद होते हैं, फल होते हैं, उनका आहार करना। तो प्रतिबद्ध का आहार क्या हो। अपक का आहार क्या हो, अधकच्ची हो या बिना अग्नि से पकी हुई हो, ऐसे ऐसी वस्तु का आहार करना। दुष्पक्व का आहार क्या हो, पूरी तरह पकी हुई हो या फिर जैसे तत्काल में पीसी गई चटनी है जिनके जीव प्रदेश जिसमें जीव प्रदेशों का होना संभव है, उसका आहार क्या हो। सुचर्ती का आहार क्या हो, जो फेंकने योग्य ज्यादा और खाने योग्य कम हो, ऐसी वस्तु का आहार क्या हो। तो चुचुर्दे का आहार क्या हो। तो इन अतिचारों में से जो कोई अतिचार लगा हो तो अच्छा में बताऊँ। उसके बाद है 15 कर्मादान। 15 कर्मादान जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। 15 कर्मादान अगर आचरण करने योग्य नहीं है तो इनको जानना क्यों है, ताकि हमारी से गलती नहीं करें ऐसे। जी। अगर हम किसी चीज को जानेंगे नहीं तो इसको आचरण में कैसे लाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान सीखेंगे तो आचरण में लाएंगे। तो हम किसी चीज को जब जानकारी लेते हैं, उसको और अच्छे से जानते हैं, तभी अपन उसको आचरण में ला सकते हैं। तो वैसे ही 15 कर्मदान जो श्रावक श्राविकाओं के जानने योग्य है लेकिन आचरण करने योग्य नहीं, मतलब उनको जानना चाहिए कि क्यों उसको आचरण नहीं करना। उनमें जो अतिचार दोष लगे हो तो तसालुम, इंगाल कमे, वर्ण कमे, साड़ी कमे, फाड़ी कमे, फोड़ी कमे, दंत वाणिज्य, लप वाणिज्य, रस वाणिज्य, केस वाणिज्य, विष वाणिज्य, जंत पिल्लण कमे, नीलंक्षण कमे,
दवगी दावणया सर दहत लाय शोषणया असई जन पोषणया जो में दिल से यारो कहो तस्मिच्छा मित्रम। इंगाल कमी, इंगाल कमी यानी कोयले ईंट आदि के जो बनाने की जो मशीनें होती हैं, जो बिजली यूज की जाती है, उनमें 6 काय के जीवों की बहुत हिंसा होती है। मतलब इस प्रकार का जो भी धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको 6 काय के जीवों की हिंसा का पाप लगता है। है इंगाल कमी। इंगाल यानी कि कोयला, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, मतलब याद करने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं। वर्ण कमी, वन यानी वन, वनों का ठेका लेकर फूल पत्ती वृक्ष आदि को काट कर अपनी आजीविका चलाना। साड़ी कमी, गाड़ी तांगा मोटर ठेले आदि बनाना और बेचना। भाड़े कमी यानी कि ये मोटर गाड़ी जो है उनको भाड़े पर देना। पौड़ी कमी, जिसमें पत्रिकाएं व उसके जीव आश्रित हो ऐसे महाआरंभ के काम करना, वह जमीन को फोड़ना, जैसे बोलते ना पहाड़ वगैरह को जो फोड़े जाते हैं, आ, बम लगाकर बारूद रखकर वहां पर, तो इस तरह के काम को हाथ में लेकर वो काम करना और अपनी आजीविका चलाना। दंत वाणिज्य, रस काय के जीवों का व्यापार करना, जैसे दंत वाणिज्य यानी दांत वगैरह। रस काय के जीवों के दांत वगैरह निकाल के मतलब जैसे हाथी के दांत और दांतों को निकाल के इसे शोपीस की तरह यूज करते हैं, तो इस तरह रस काय के जीवों के दांत, केश, चमड़ा, शंख आदि इनका व्यापार करना। चमड़े की वस्तुएं कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पर अभी बिल्कुल, क्लास में जो किए हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, जानने के बाद कब से ही। जी, मतलब अपन चमड़े की चीज यूज करते हैं, इसका मतलब अपन रस काय के जीवों की हिंसा में जो काम किया जाता है उसमें अपन शामिल हो जाते हैं। लख वाणिज्य, लख वाणिज्य लाख से बनी हुई चीजें, लाख है, चपड़ी है, आदि है, इन चीजों को यूज करके हम लख वाणिज्य जीवों की हिंसा में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इसको लाख को बनाने के अंदर 10 जीवों की बहुत हिंसा होती है। किससे ये बनता है लाख तो लाख? पेड़ पे से निकलती है ना? लाख पेड़ से, लाख चपड़ी पेड़ से निकलती है, लेकिन उसको जब बनाया जाता है ना, उसमें अग्निकाय के बहुत जीवों को, मतलब उसको क्या बोलते हैं ना, अग्नि में तपा के बनाया जाए। दीदी मतलब एक्सक्यूज मी, अग्नि में बना लेकिन के तो लाख चूड़ी तो उड़ी जैसे नहीं लाख जलती। की चूड़ियां वगैरह जैसे ये तो एक खूब वो है, एक कॉमन एक है करके जैसे। बोले ना। हाँ जी, कॉमन ही है कि भाई लाख की चूड़ियां पहनते हैं, लाख की चूड़ियां पहनते हैं, तो अपने को ये अपन इस दोस्त में शामिल होते हैं। जैसे लख लाख वाणिज्य की जो भी होती व्यापार है, होता मेटल की भी है। होती है, सीप की भी होती है, और मतलब जैसे नहीं, पर मेन में लाख की जैसे, बात कर रही हूँ। हाँ तो लाख की मतलब, लाख तो ऐसे उस एक मट्टी, एक छोटा लिक्विड जैसा होता है कोई, है ना, उसको ऐसे गोल गोल करते हैं, हम्म तो मतलब उसमें जी, ऐसा क्या है कि मतलब उसको नहीं पहनना मतलब। उसको पकाने के लिए अग्निकाय के अनंत जीवों की हिंसा होती है, और उसके साथ पूरे त्रस्ताय के जीव आ जाते हैं वहां पर। अच्छा जी, मतलब इस थैंक यू। व्यापार के अंदर त्रस्ताय के जीवों की हिंसा, मतलब ये जो 15 प्रकार के जो व्यापार अपन पढ़ रहे हैं इस समय, कर्मादान, ठीक है, उनसे 6 काय की अनंत अनंत जीवों की हिंसा होती है। ये महाआरंभ का काम है। महाआरंभ करने से कौन सी गति प्राप्त होती है बताइए? नरक गति। नरक गति। नरक नरक गति। गति। तो ये जो 15 व्यापार है ना, ये महाआरंभ है। मतलब इन व्यापारों को करने वाला महाआरंभ करने के बंद करता है, मतलब महाआरंभ वाला व्यापार करता है और वैसे ही कर्मों का बंद करता है। अच्छा, व्यापार नहीं करना इनका, ओके। जी, व्यापार नहीं करना। अपन जो पढ़ रहे हैं वो व्यापार के लिए है कि श्रावक श्राविकों को जानने योग्य है, लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। आचरण का मतलब ये हो कि अपन उसका व्यापार ना करें।
कि जैसे लाख है तो अपन लाख की चूड़ियां कहीं से भी लाके बेच रहे हैं, ऐसा व्यापार नहीं कर रहे। चमड़े की वस्तुओं को बेचने का व्यापार न करें, या बनाने का व्यापार न करें, मतलब फैक्ट्रियां नहीं लगाएं, ऐसे व्यापार नहीं करना। यूज भी नहीं करना चाहिए ना, पर ये सी चीजें। जी, यहाँ पर व्यापार की बात है कि अपने को व्यापार नहीं करना चाहिए। अब यूज क्यों नहीं करना है, क्योंकि यह क्या कहा गया है कि श्रावक श्राविका को जानने के, देखो श्रावक श्राविकाएं लमसम ऐसे व्यापार नहीं करती, फिर भी अगर कुछ करते हैं तो सबको एक साथ पकड़ते हैं। व्यापार नहीं करना, लेकिन इन चीजों का अपन जब यूज करेंगे ना, तो ये जो व्यापार हो रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी होती है। तो जहां अपन माँ आरंभ की बात कर रहे हैं, तो अपन तो कह रहे हैं अपन माँ आरंभ कर ही नहीं रहे, माँ परिग्रह अपन करते ही नहीं, माँ आरंभ कर ही नहीं रहे, लेकिन अपन ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और अपन भी उन कर्मों के बंधु में भागीदारी बन रहे हैं। जो कर्म बन रहे हैं वहां पर, छह काय की हिंसा के, वहां पर उनके हम भी भागीदार बन रहे हैं। इसके लिए कोशिश करेंगे, इन चीजों का त्याग करेंगे, नहीं तो कम ज्यादा से ज्यादा हो सके इसकी मर्यादा करेंगे, क्योंकि ये इतना अत्यावश्यक भी नहीं है कि इसके बिना अपना चलेगा ही नहीं। अगर चमड़े की वस्तु अगर अपन यूज करते हैं, जैसे पर्स वगैरह, बेल्ट वगैरह अगर यूज करते हैं, नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। जिस तरह धर्म में, सॉरी, धर्म को करने के लिए गली और रास्ते होते हैं ना, कि भाई अगर उपवास नहीं कर सकते तो एकासन कर लेते हैं, एकासन नहीं कर सकते पोर्सी कर लेते हैं, पोर्सी नहीं तो नवकार्सी कर लेते हैं, और चौबेर नवकार्सी नहीं होती है तो तिग्यार कर लेते हैं, रात को 12 बजे बाद नहीं खाएंगे। ये जो गली रास्ते ना, ये गली रास्ते हमारे इन व्यापारों में भी, कि हम इसके अलावा भी कुछ और यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही चीज यूज की जाए। ओके सर। हाँ सर। फिर है केस वाणिज्य। केस वाणिज्य, केस वाले जीवों का व्यापार करना। रस वाणिज्य केस देखिए, रस वाले वाणिज्य, जीवों, रस वाणिज्य। ये ना थोड़ा सा आगे पीछे अलग अलग है बुक्स में, कहीं केस वाणिज्य पहले है, कहीं रस वाणिज्य पहले है। जी। तो केस में जैसे गाय घोड़े, ये जो होते हैं ना, इनके ना बालों को मतलब उनको तकलीफ देकर उनके बालों को निकाल कर के उसका व्यापार करते हैं। रस वाणिज्य, मदिरा, घासलेट, पेट्रोल, शहद, ये सब रस वाणिज्य में आता है। खुद के एरो केशों का व्यापार करना भी केश वाणिज्य में आएगा क्या? क्या, सॉरी? खुद के केशों का व्यापार करना ये भी केश वाणिज्य में आएगा क्या? खुद खुद के केस का व्यापार कैसे करेंगे बताइए? आजकल तो केश भी बिक्री होते हैं ना, कैंसर पेशेंट को काम आ जाते हैं। कैसे? हम लोगों के केश से जो बिक्री होते हैं वो कैंसर पेशेंट को काम में आते हैं। मतलब हमारे केस कैंसर पेशेंट को काम आते हैं ऐसा? हाँ। नहीं, लेकिन हम उसका व्यापार नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर जैसे अभी है कि भाई है ना, आपने अपन जो बनाते हैं, ऐसा नहीं अपन ने काट के या फिर है ना किसी को तकलीफ देके केस निकाले। अपने अच्छा। सेल्फ अगर अपन कर रहे हैं तो अपन के जानबूझ के अपने बालों को तोड़ रहे हैं क्या? नहीं। या अपन कंघी करते हैं, ऐसा है, अपन क्या करेंगे, डस्टबिन में डालते हैं। तो अभी जैसे शायद आप जो बोल रहे हो, क्योंकि आपसे फर्स्ट टाइम सुना है कि भाई ये कैंसर कैंसर पेशेंट होते हैं उनके काम आते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है और कोई अगर इसको इस तरह औषधि के रूप में अगर यूज कर रहा है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। जी यहाँ जी व्यापार कर, जय जिनेन्द्र यहाँ जी। बहुत लोग जय डोनेट जिनेन्द्र। कर कैंसर देते हैं ना, कैंसर जैसे पेशेंट को केश को बाल डोनेट केस कर देते काम नहीं आते हैं, वो विग बनाते हैं ना, विग बनाया हुआ उनको काम आता है। केस थोड़ी ना उनके कोई दवाई रूपी काम आता है, हैं। नहीं, विग दवाई ही वही रूपी काम। वही में बोला कि नहीं, भाई, विग में नहीं। सुना नहीं है, विग में तो हर कोई लगाता है ना, कैंसर पेशेंट को हाँ, ही क्यों पकड़ेगा अपन? स्पेशली कैंसर जिनके के बाल लिए। कम, हाँ, जिनके बाल नहीं होते हैं और जिनको लगता है कि नहीं मेरे बाल ही मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, वो खुद भी विग लगाते हैं। तो अपन हाँ स्पेशली फिर ऐसी बात नहीं कह सकते कि भाई वो किसी पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट मतलब हो गया कि वो औषधि के रूप में काम आ रहा है, लेकिन ये औषधि नहीं, एक सुंदरता के रूप में नहीं। वो काम आ रही है, ऐसा कहेंगे अपन इसको। हाँ। जी तो जी, ऐसे वही ऐसे उन्होंने ये नहीं, बोला। अपन अभी अपन अपने बालों को कचरे में भी डालेंगे, वहां नहीं भी देंगे, तब भी जो नकली अपन बोलते हैं ना, नकली बाल मिल रहे हैं, नकली चुटिया मिलती है, वो तो वैसे भी हाँ। आनी है, तो कहाँ से आएगी? अक्सर ये जानवरों से ली जाती है, जानवरों को तकलीफ देकर उनके शरीर से वो बालों को खींचकर फिर बनाए जाते हैं। नकली जूड़े और इसलिए ऐसे, नकली जूड़े वगैरह।
जानवरों से हाँ थोड़ी जी, बनाए अगर जाते हैं, तो आर्टिफिशियल बनते होंगे। जी वो तार से भी बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं जहाँ आप देखिए ओरिजिनल बालों जैसे जो दिखते हैं ना, जिनकी रेट हाँ बहुत हाई होती है, हाँ हाँ ठीक है, जैसे नकली अपन जो बोल रहे हैं ना, जो बिल्कुल हाँ नकली मतलब तार वार से ऐसे बने के ना, वो सस्ते सुंदर मिल जाते हैं अपने को। हाँ। लेकिन वो कई जगह ऐसा होता है जहाँ सिंथेटिक कहते हैं कि भाई ऑरेंज। जी। सिंथेटिक बनते हैं, सिंथेटिक भी बनते हैं और ओरिजिनल भी बनते हैं। हाँ, जो सिंथेटिक है वो सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। हाँ हाँ तो ऐसे व्यापारों को नहीं करना, श्रावक श्राविकाओं को। ठीक है। रस वाणिज्य, मदिरा, घासलेट, पेट्रोल, शहद आदि ऐसी रस वाली जो चीजें हैं उनका व्यापार नहीं करना। विष वाणिज्य, विष वाणिज्य श- यानी विष। शहद का व्यापार भी इसी में आता है यूं? जी, महाविज्ञ में आता है शहद। हाँ, वो तो है। हम खाने के लिए उसका त्याग करते हैं, सिर्फ औषधि की मर्यादा रखते हैं, तो फिर उसका हम्म। व्यापार कैसे करेंगे? जो चीज अपन यूज करने के लिए भी अपन इतना सोचते हैं, उसका व्यापार करना कितना घातक हो सकता है? वो जी, विश्व वाणिज्य में थोड़ी ना आएगा। रस नहीं, वाणिज्य। वो तो रस वाणिज्य में ऐसा। हाँ मैंने हाँ जिस वाणिज्य बोला, उन्होंने पिछला वर्ड लिया था, उसका आंसर हाँ कर रही। हाँ, बराबर। हेलो। जी। हाँ जी, दीदी, माखन भी महाविद्यालय में आता है क्या? हाँ, मक्खन महाविज्ञ में आता है, लेकिन वो रस वाणिज्य में नहीं आता है। हाँ, क्योंकि माँ सब लेते हैं ना वो, उसकी वजह से फिर। हाँ नहीं, वो रस वाणिज्य में, रस वाणिज्य व्यापार है, 6 के जीवों की हिंसा होती है वहां पर। हाँ, अभी वो शहद बराबर बनाते हैं है। ना, वहाँ 6 के जीवों की रक्षा होती है। माखन बनाने में कौन सी 6 के जीव है? अपन घर में नहीं माखन नहीं, बनाते हैं। वो ये मेरे मन में शंका थी ना। जी जी, कोई कोई बाधा नहीं है ऐसा, कोई हाँ बाधा नहीं है। शहद आया तो डेफिनेटली मक्खन भी महाविज्ञान में आता है, इसके लिए वो वर्ड वहां आना निश्चित है। वो शंका मतलब वो जिज्ञासा आनी संभव है कि जब आपने शहद लिया तो वहां मक्खन क्यों नहीं आया, या अगर मक्खन है तो शहद यहाँ क्यों है? अभी उन्होंने बोला तो कि महाराज साहब लेते हैं, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं महाराज साहब मक्खन लेते हैं। नहीं नहीं, नहीं ले लेते सकते हैं। लेते हैं, माँ सब लेते लेते कब हैं। है, लेते कब है, देखिए लेते कब है, मक्खन की अपनी भी एक मर्यादा है, तो गुरु भगवंतों के तो छाछ है के ही। अंदर मतलब जहाँ कोई जहाँ दवाई अपन रूपी मर्यादा भी रख लेते रहे हैं। हैं वहां गुरु भगवंतों के लिए तो है ही। किसी दवाई में अगर उसका यूज आ रहा है तो ले जा सकते हाँ, हैं, ठीक है। बाकी दवाई के वैसे रूप भी में अपन जब निकालते हैं ना, देखिए अपन कोई भी चीज सचित पचित करने में क्या कहते हैं कि भाई कम से कम 20 मिनट तो अपने को चाहिए ही होते हैं। पर यहाँ पर अभी जैसे मक्खन को निकाला और छाछ भी रहने दिया, उसको बाहर हाँ, नहीं निकाला, हमारा सा वो पधार के तुम्हारे वो से उसको लस्सी लेके जा सकते हैं। ले हाँ, सकते वैसे ही हैं। लेते हैं फिर। छाछ में ली तो ही लेते हो, ऐसे खुला तो नहीं लेते। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। और खुले में क्या है, अभी जैसे आपने ताजा ताजा निकाल के रखा है, 5-7 मिनट ही हुए आपको निकाले हुए, तब भी वो ले जा सकते हैं। लेकिन समय उनकी भी उसकी काल मर्यादा हो जाती है कि अब पता पड़े कि उन्होंने पहली गोचरी आपके यहाँ से ली, मक्खन लिया, ठीक है, अब हमारा सब पूरी जगह गोचरी करके स्थानक पहुंचेंगे, माटो घंटे से 1.5 घंटा लग गया, तो फिर वो मक्खन उनके यूज ही नहीं है। क्या, एक बार वापस बोलिए तो, क्या बोला? हमारा सा मक्खन कब ले जा सकते हैं? एक तो वो छाछ के अंदर हो, जैसे अपने बिलो के रख दिया, छाछ में ही पड़ा है, तो हमारा सा जी। उसको ले जा सकते हैं। और छाछ अच्छा। के सहित अगर हमारा सा ले जाए तो उसको आराम से वापस सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। लेकिन उसकी काल मर्यादा है कि 48 मिनट के बाद उसको अपन है ना यूज करेंगे तो वो महाविज्ञ में आएगा। जी अच्छा। जी, एक बात बोलो। हाँ सर। आपने कहा ना बाहर निकालते ही हमारे आगम में है, बाहर निकालते ही मक्खन में जीवों की उत्पत्ति होती है। जब तक वो छाछ के साथ रहता तब तक उसकी काल मर्यादा 24 मिनट्स ही है। ओके। बाहर अच्छा, निकालने मैं के सुनता बाद तो मैंने। बिल्कुल लेते ही नहीं है। हम ही नहीं खाते हैं तो महाराज साहब नहीं लेते हैं। मेरे ना ऐसा सोचना है। नहीं, फिर मैंने जितना सुना था, मतलब जितना इतना ही समझा था मैंने कि भाई मक्खन को अपन महाविज्ञ का जो नाम देते हैं कि कब तक नहीं खाना चाहिए, कि उसको अपन 48 मिनट से पहले अगर यूज करते हैं तो उसको मतलब महाविज्ञ में नहीं आता है। और उसके बाद करते हैं अगर अपन महाविज्ञ के अगर शोधन किए हैं तो उसमें फिर दोष लगता है, ऐसा सुना था। विथ और फिर भी मैं विथ इसकी टाइम काउंटिंग वापस पूछ के बता दूंगी, है ना। हाँ, विथ छाछ रहे तो आप 48 हो सकता है, 24 या 48 याद नहीं है। बाकी छाछ से बाहर ओके। निकालने के बाद
जीवों की उत्पत्ति होती है। ओके सर, मैं इसको वापस कंफर्म करके आप लोगों को बता दूंगी, ओके। ताकि कोई शंका नहीं रहेगी ना उसके अंदर, ताकि हम भी यूज करें या परेशान करें तो उसमें कम से कम है ना दोष तो ना लगे हमें। ओके सर, ये था रस वाणिज्य। अब है विष वाणिज्य। विष वाणिज्य यानी कि विष, किसी भी प्रकार का विष हो, मतलब ये अपन छोटे छोटे जानवरों को, चूहे बिल्ली, इनको मारने की दवाई हो, या उनके पाउडर, चींटी उटी को पाउडर छिड़कते हैं वो हो, रश्मिरेखा हो, ये सब चीजें विष वाणिज्य में आती है। तो इनका व्यापार करना मतलब 6 काय के जीवों की हिंसा करना। जंत पिल्लन कमी। तिल एक, मतलब किसी भी यंत्र के द्वारा निकाला गया तेल, यंत्रों के द्वारा। बड़ी बड़ी जो मशीनें होती ना, जहाँ पे तिल का तेल निकाला जाता है, मूंगफली का तेल निकाला जाता है, या कपास से रुई बनाई जाती है, इस तरह से जो कार्य किए जाते हैं वो जंत पिल्लन कमी में आता है। अच्छा बताइए, पहले जो है ना, ये तिल और मूंगफली का तेल कैसे निकाला जाता है? आजकल गाड़ी में, तो इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई है। गाड़ी में निकालते थे, गाड़ी में, या फिर वो उनको भैंसों लकड़े को की गानी में, लकड़े की बैलों गानी को में। घुमा बैलों करके बैलों हाँ, गाड़ी में को बांध के निकालते। तो निकालते थे। 6 काय के जीवों की हिंसा वहाँ होती है ना। हाँ जी होती है, वो लोग तो गले में बांध के लगाते थे। हाँ, इसलिए जंत पिल्लन में, यानी कि ये जो मशीनें, जितने भी यंत्र होते थे, क्या अभी भी अगर बिजली से चलते हैं तब भी 6 काय के जीवों की हिंसा वहाँ होती है। तो ऐसे व्यापार नहीं करना, श्रावक श्राविकाओं को ऐसे व्यापार का त्याग करना चाहिए। व्यापार निलंबन व्यापार करना। पर अपन खाते तो है ना तेल वगैरह सब, वो वाला तेल वापस सब। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं कि मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए साथ आप ये अपना संसार, अपन संसार ही है, अपना संसारी जीवन है, तो बिना खाए तो अपनी गाड़ी चलेगी नहीं, खाना तो अपने को पड़ेगा। तो इस समय तो हाँ अपन जो कुछ भी खा रहे हैं वह कुछ ना कुछ, देखो अच्छा तो लमसम संभावना कहीं मिल ही नहीं रहा, सब में मिलावट हाँ आ रही है या ऐसी दवाइयों के छिड़काव आ रहे हैं कि बीमारी आ रही है वहां से, लेकिन फिर भी सही बात, अपन खा रहे हैं ना, खा क्योंकि रहे हैं अपने को इस शरीर को चलाने के लिए खाना है। जी। तो इसीलिए अपने यहाँ तो कहा गया है, ये व्यापार की बात हुई कि भाई अपन जो व्यापार करते हैं तो इन चीजों का व्यापार नहीं करें। तो जो छह का व्यापार करने में जो छकाई के जीवों की हिंसा हो रही है वहां बचा जा सकता है। और इसके अलावा जो व्यापार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन अगर यूज कर रहे हैं तो वहां मर्यादा करेंगे ना, तो उतना दोष नहीं जैसे लगेगा जितना व्यापार करने में लग रहा है। मर्यादा ऐसे करनी, साल के 2 पीपे खाने, 3 पीपे खाने घर में, बस उसके बाद नहीं लाना, ऐसा ये मर्यादा होती क्या होती है? हाँ, मर्यादा आपके हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। रोज के रोज मर्यादा कर लो कि भाई आज जैसे 1 कटोरी है, 1 चम्मच से उससे ज्यादा तेल नहीं खाना है। या अच्छा। और आगे बढ़ा सकते हैं कि अभी जैसे आपने कहा कि भाई पूरे, आप पीपा जो काउंट किया वो तो पूरे घर का हो गया। हाँ पूरे घर का है, हाँ। हाँ, तो अपने पूरे दिन की घर की टोटल मर्यादा मर्यादा, हम दिन अच्छा अपने की हाथ चौदह की और नियम अपने की मर्यादा में आ अपनी ही जाता मर्यादा है। करनी है उसमें। अच्छा, हाँ खुद की सॉरी, मर्यादा। जी। 14 नियम में तो मर्यादा का आ ही जाता है घी तेल का। आता है। हाँ, वो उसमें सब आता ही है। और लेकिन अब 12 व्रत करेंगे ना तो इन सब के पॉइंट्स अलग अलग आते हैं, तो आप हाँ अगर आते। उन पॉइंट्स से भरेंगे ना तो आपको बाधा नहीं आएगी उसमें। अच्छा। नेक्स्ट है नीलंचन कमी। नीलंचन कमी यानी कि जो बैल घोड़े वगैरह होते हैं ना, उन सबको नपुंसक बनाना, उनके अंगोपंग का छेदन करना। मतलब जैसे गाय है या बैल है तो उनके गले में घंटी बांधने के लिए, मतलब एकदम टाइट सा रस्सा बांध देना, या फिर है ना नाक और कान या पैरों के अंदर है ना कुछ पहनाने के लिए उसका छेदन करके पहनाना। तो ये सब नीलंचन कमी में आता है। जानवरों के अंगोपंग का छेदन भी नहीं करना। दबके दावणिया। अवयव का छेद करना भी तो वही हुआ, अवयव का हाँ, छेद कर। जी, अवयव का छेद करना का मतलब ये हुआ कि किसी भी, मतलब अपन ने वही पढ़ा था ना कि किसी भी हाँ जानवर का यहाँ पर पूरे अंगोपंग का छेद करना है। अवयव यानी किसी एक चीज का है, जैसे कान का है तो उसमें तो अपना आता है कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, उसमें क्या आता है, टोटल आ जाता है उसके अंदर। टोटल का मतलब ये है कि हम अगर ये कहें कि भाई मैंने कान के छेद करवाए तो वो किसमें आएंगे,
या मैं किसी के कान के छेद कर रही हूँ, करवा रही हूँ, तो वो किसमें आएगा? तो अवयव का छेद न किया हो वो उसमें हाँ, आएगा। और यह अंगोपंग का मतलब है किसी भी अंग का छेदन करना, पूरे उनको शरीर का। नपुंसक बनाने के लिए। हाँ, पूरे शरीर में किसी, एक्चुअल में यहाँ नपुंसक शब्द भी तो आया है ना वापस। अंगोपंग तो आया, भाई कान नाक का कर सकते हैं, पैरों में नाल वाल पहनाते हैं, वहां छेदन वेदन होता है। लेकिन इन जीवों को नपुंसक बनाने के लिए भी छेदन वेदन किया जाता है, ओके, तो वो सब नीलंशन समय में आता है। अच्छा, ठीक है। दबगी दावणिया, खेत, जंगल, भूमि आदि घास के कचरे पर अग्नि जलाकर साफ करना, मतलब ठेके लेने की बात हुई यहाँ पर। किसी जंगल को ठेके में ले लिया कि इस जंगल को साफ करना है, तो साफ कैसे करेंगे? सारे कचरे को इकट्ठा करेंगे, वहां आग लगाएंगे, या जो पूरा जंगल साफ करना है तो पूरे जंगल में आग लगाएंगे। तो इस तरह के ठेके लेकर काम नहीं करना। फिर है सरदतलाई सोचना है। सरदतलाई सोचना है यानी कि जो सरोवर होते हैं, छोटे छोटे जलाशय होते हैं, सरोवर है, छोटी नदियां हैं, कुंड है, उन सबको सुखाने का ठेका लेना, कि उनको सुखा के और फिर उस पर मतलब उस पर कुछ और बनाना। तो ऐसे में जो पानी के यानी मतलब अक्काई के जो जीव हैं, जो पानी पर आश्रित रहते हैं, उन सब जीवों की हिंसा वहां हो जाती है। तो मतलब त्रस काय तक के जीवों की हिंसा वहां पर हो जाती है। फिर है ये था सरदहत लाए सोचना है, यानी कि पानी में रहने वाले, पानी के आश्रित जो जीव हैं, अक्काई के आश्रित में जो जीव रहते हैं, उन सबकी हिंसा। फिर है असही जन पोषणया, लास्ट असही जन पोषण है। वेश्यावृत्ति के लिए कन्या आदि का शिकार, कन्या आदि को रखना और कुत्ते आदि को शिकार के लिए तैयार करना, उनका पोषण करना, ये सब असही जन पोषण में आता है। तो इस प्रकार ये 15 कर्मादान कंप्लीट हुए, जो हमारे जानने योग्य है, किंतु उसका आचरण नहीं करने योग्य। 15वां क्या बोले आप? असही जय पोषणाया का? असही जन पोषणया, वेश्यावृत्ति के लिए कन्या आदि को रखना या उनका उपयोग करना, और कुत्ते आदि का पोषण करना, मतलब शिकार के लिए कुत्तों को यूज किया जाता है ना, उनका पोषण करना, ये सब असही जन पोषण में आता है। ओके सर। जी। तो ये 7वां कंप्लीट हो गया। 8वां, एक ना ये पूछे कि अगर क्लास शाम के समय भी ली जाए तो आप लोगों को अनुकूलता होगी क्या? टाइम क्या रहेगा टाइम? 7:30 से 8:30। हाँ, 7:30 से 8:30 तो चलेगी। ले सकते हो आप। 9 बजे दूसरी क्लास होती है क्योंकि वापस। ओके सर, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उसको समय लगेगा। तो अब जी। ये अभी समय है, हम तो एक्स्ट्रा मतलब जब मंगलवार और शनिवार जो चल रही है वो उसी समय पर चले, और शाम हाँ, को शाम का मतलब हुआ मंगल, फिर बुधवार को और शुक्रवार को शाम को 7:30 से 8:30 चलेगी। आप लोगों को कोई बाधा हो तो दीदी आप बता दीजिए। 6:30 से करो ना, 6:30 से 7:30। नहीं 6:30 नहीं, तो वो खाने पीने एक्चुअली का। 8 प्रतिक्रमण बजे, का समय होता है ना, 8 के प्रतिक्रमण का बाद, समय होता नहीं है वो। साढ़े, हाँ 8 के बाद ठीक है। 8 से 9 नहीं, कर 8। सकते यार, नहीं 7:30 से 8 भी ठीक, 8:30 भी ठीक है। नहीं 7:30 से 8:30 ठीक है जी। जी, 7:30 से 8:30 के लमसम प्रतिक्रमण, इस समय ये जो अभी समय चल रहा है उससे कंप्लीट हो जाता है। 2-5 मिनट आगे पीछे होगा, ज्यादा नहीं होता है। और पीछे जिनकी क्लासेस चल रही है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी 9 बजे वाली। दीदी हमारा सिलेबस 10वें ये प्रतिक्रमण है, और क्या है इसमें? जैन इतिहास है। अच्छा, दीदी मंगलवार सिर्फ शुक्रवार को रहेगा? हाँ, रात वाली मंगलवार शुक्रवार को, और दिन वाली नहीं, सॉरी, दिन वाली मंगलवार मंगलवार और शनिवार को, और रात वाली है
बुधवार को और शुक्रवार को। हाँ ये ठीक है दीदी। तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगा, एक सेम टाइम रहेगा ना, तो बार बार मतलब ये कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा समय है या क्या है इसके लिए। 7:30 से 8:30 ठीक है। ओके सर, क्योंकि हमारा सिलेबस इतिहास हमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, और अभी तो प्रतिक्रमण भी स्कूल चल रहे हैं, बाकी पूरा बाकी ही है। उसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा समय चाहिएगा। इसके लिए हम, अगर समय आप लोग दे दोगे तो अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर फटाफट से वाला सिलेबस कंप्लीट करने वाला भाव आएगा। ये बहुत दीदी अच्छा, आप ऐसे बहुत इतिहास में क्या क्या आएगा? शुरुआत इतिहास में आ, कैसे होगी? नहीं, इतिहास में एक्चुअल में क्या टॉपिक्स अलग शुक्रवार अलग को है थोड़े से। मंगलवार और जैसे टॉपिक शुक्रवार को हाँ? नहीं, बुधवार शुक्रवार मंगलवार को सुनिए, मंगलवार और शनिवार को वही टाइम है 1:30 बजे का। बुधवार को और शुक्रवार को शाम का टाइम है 7:30 बजे का, 7:30 से 8:30। मंगलवार ही रखिए ना, बुधवार फिर एक दिन अलग क्यों? मंगल शुक्र मंगल मंगल शनि। हाँ ये भी ठीक है, भले ये भी चलेगा। मतलब आज शाम को चलेगी आप लोगों को क्लास ऐसा? चलेगा। नहीं नहीं, इतना ज्यादा एक ही दिन में नहीं कर पाएंगे, याद ही नहीं होगा। एक ही दिन में एक्चुअल में क्या है, अभी कुछ नहीं है, बस सुनिए सर, अभी क्या प्रतिक्रमण चल रहा है, तो जिनको याद है उनको बाधा नहीं है, सिर्फ समझना ही है। लेकिन इतिहास जो करेंगे ना, वो थोड़ा थोड़ा सा ना, कैसे बोलूं, मतलब थोड़ा बोरिंग भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या उसको थोड़ा समझना भी पड़ेगा, तो उसके लिए दिमाग को थोड़ा फ्री भी रखना पड़ेगा। एक साथ करेंगे ना तो क्या कि बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा, कितना सारा एक साथ कैसे करें। वैसे आप है ना बहुत अच्छा समझा रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा, भले एक्स्ट्रा क्लास लेके भी समझाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक एक शब्द समझ में आता है उसका। इसीलिए अभी स्टार्ट करेंगे ना तो एग्जाम तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार भी जी लास्ट वाला क्योंकि फिर बहुत कम समय बच गया था, तो फिर पीछे वाला लास्ट में फटाफट करना पड़ा था। तो इस बार ऐसा नहीं चाह रही हूँ, तो जो जितना दीदी हो सके उतना अच्छे से करवाऊँ। इसका भी इसका भी एग्जाम टाइम अप्रैल में ही है? हाँ, 3 ये अप्रैल है ना। 3 अप्रैल को होगा सर, 3 अप्रैल को होगा इसका एग्जाम। तो ये 10वीं कालिक का भी इसी में है ना? 3 तारीख को ही नहीं, है? वो 1 अप्रैल को है। अप्रैल है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, 10वें कालिक का ओके। एग्जाम फर्स्ट का जो है वो 1 अप्रैल को होगा, सेकंड क्लास का 3 अप्रैल को होगा। और अगर आप इसके आगे एग्जाम्स दे रहे हैं, मतलब थर्ड का फोर्थ का दे रहे हो, तो एक एक दिन के गैप से है। मतलब 1 तारीख को एक फर्स्ट का एग्जाम है, 3 तारीख को सेकंड का है, और 5 तारीख को थर्ड का एग्जाम थर्ड। है, ऐसे एक एक दिन के गैप से एग्जाम है। ओके, ठीक। अच्छा, आप ये इतिहास में सुधर्मा स्वामी का बताएंगे? जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी का? बिल्कुल आएगा सर, बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब एकदम बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े में उनका सारांश वहां पर है, कहने का मतलब ये। ठीक है। अच्छा, एक और आपसे थी विनती कि आप ना ऐसी ना, इसके बाद जैसे हमारे 24 तीर्थंकर है ना, इन पे भी ऐसी प्रतियोगिता रखना, किसी दिन किसी तीर्थंकर की, किसी दिन किसी तीर्थंकर की, तो उनका भी स्वाध्याय हो और जाएगा। नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये प्रतियोगिता जिस नहीं, ग्रुप उसके से आप बाद। जुड़े हैं ना, जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं ना, वहां पर ये चीजें कंटिन्यूस होती है। कोई हाँ जी, बाधा हाँ नहीं है, जी। आप उस ग्रुप से जुड़े हाँ, रहेंगे, क्योंकि ये ठीक। ग्रुप तो क्या है, एग्जाम के निमित्त 3 3 महीने के सिलेबस के साथ में बना है। जी, तो ये जैसे ही ठीक। अपने एग्जाम होंगे, अब मतलब जैसे हम्म, आज अगर अपनी क्लास खत्म हो जाती है, भाई आज सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब किसी को कोई डाउट नहीं है, अभी एग्जाम ही देना है, तो ये क्लास समाप्त ठीक। हो जाएगी, ऐसे होता है। ठीक है जी, तो ठीक। कंपटीशन के लिए जो ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा है, आप उसको कंटिन्यू रखिए, उसमें कुछ ना कुछ नया आता ही है, और वो नए कंपटीशन हाँ, करवाते ही हैं। जी। तो दीदी आज अभी भी ले 27 सकते हो, 28, आप क्लास ले लो। अभी 27 28 को है ना सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी जी का? जी। आज आप लोग जैसा आप बोलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मंगल बुध गुरु शुक्र ऐसे करेंगे तो कंटिन्यू चलेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी आप लोगों को जैसे ठीक लगे आप मुझे कह देंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगी। सबकी जैसी सुविधा हो, लेकिन टाइम 7:30 से 8:30 सही है बस। हाँ, शाम का टाइम है 7:30 से 8:30 का, और मुझे जो लगा था, मैंने बताया मंगलवार शनिवार कंटिन्यू जो है वही रहे। और बुधवार को, क्योंकि गुरुवार को फर्स्ट वाली क्लास है, सोमवार और गुरुवार को फर्स्ट वाली क्लास हाँ होती है। हाँ, मंगलवार को ये दोपहर में, इसलिए बुधवार और शुक्रवार को अपने ही रख रहे हैं वापस से, ताकि वीक की 4 क्लास हो जाएगी और सिलेबस अपन कंप्लीट कर पाएंगे। ये भी ठीक है, बुधवार शुक्रवार ही रख लीजिए ना फिर तो हम, ये भी ठीक है। जी, बाकी मैसेज आपको ग्रुप में टाइम टू टाइम मिल जाएगा, आप फॉलो कर लेंगे बस। जी तो यहाँ 15 तक कर्म दिन कंप्लीट हो गए, उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। आगे चलिए। ओके सर, क्योंकि आज 12 स्कूल कंप्लीट करने हैं उनको। हाँ, 8वां अनर्थदंड विरमणम व्रत,
के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम, काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, खंड कुचेष्टा की हो, मुखरी वचन बोला हो, अधिकरण जोड़ रखा हो, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, जो में देव से यारो कहो प्रश्न दुखड़ान। अनर्थ 12 दंड का श्लोक मतलब देखिए क्या अब है? क्या अपन को। नहीं नहीं, अर्थ पूरा ऐसा पूरा प्रतिक्रमण अर्थ के साथ आएगा। तब तो अभी तो आधा भी नहीं हुआ। इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मूल याद करने में बाधा नहीं है। जिनको कर लिया है, जो कर रहे हैं वो कर ही रहे कंटिन्यू, वो कर मूल लेंगे। तो लेकिन याद है। इसके अर्थ को, हाँ, इसके अर्थ को समझ के जो चलना है ना, बस उसी पे फोकस करना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा समय मुझे ज्यादा चाहिए आप लोगों के साथ। अनर्थ दंड का मतलब बताइए। जिसका कोई प्रयोजन ना हो। जी, बिना प्रयोजन जो कार्य किया जाए वो अनर्थ दंड में आता है। तो हम ऐसे कार्य करते हैं। करते हैं ना हंसी मजाक गप्पे। और कुछ थोड़ा बड़ा गवाही देना। सामान की जरूरत हो के स्टॉक करते हैं तो वो भी हो गया ना। जी, बिना प्रयोजन, ना, जिसका प्रयोजन ही नहीं है, जिसकी अपने को आवश्यकता ही नहीं है, वो भी हम इकट्ठा कर लेते हैं या उस कार्य में अपन अपनी हामी भर देते हैं। जैसे शादी ब्याह होते हैं तो बड़े फंक्शंस होते हैं ना, तो बड़े खाने होते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वहां भी हम अपनी राय पहले रख रहे हैं, भाई ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो, क्योंकि हमारा प्रयोजन नहीं है ना वो। अगर अपने घर की शादी है, अपने बच्चों की शादी है, तो अपने को करना ही पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा। लेकिन कहीं और जहाँ अपनी राय मांगी नहीं जा रही है, अपनी आवश्यकता ही नहीं है, अपन वहां से बच सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन क्या बनते हैं, रायचंद बन जाते हैं वहां। मतलब तो खाने ऐसे का, काम करेंगे। किसी और का खाने का मेनू बनाना भी अपने लिए अर्थ अर्थ दंड है यूं। किसी और के घर के खाने का बिल्कुल, मेनू बना, लेना देना नहीं उसका कोई। उसमें छकाई आपका जीव की प्रयोजन हिंसा है क्या होती वहां है पे? ना। बड़े खाने अपन अपने घर में भी करेंगे ना, तो 4 बार सोच रहे हैं कि भाई कितने जीवों की हिंसा होगी, कहाँ करेंगे, कैसे करें, क्या बचा सकते हैं। अगर अपन श्रावक श्राविकाएं हैं, अपन जानकार हैं, तो अपन ऐसा ही सोचेंगे। तो जब जहाँ पता है अभी देखो पड़ोसी के खाना है, अब उसके घर में कुछ भी बने ना, अपने को क्या फर्क पड़ेगा, और आप राय दे भी दोगे और वैसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये बताइए। सही बात है। ये इस सिचुएशन में भी हमारे साथ क्या होगा, ये बताइए। राग और देश दोनों भाव हमारे साथ रहेंगे। आपके पड़ोसी है, उनका ये फंक्शन है, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, चलो बैठो डिसाइड करते हैं अपन क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। ठीक है, पूरा मेन्यू जैसे बनाया, फिक्स किया, आपको बिठाया, आप कितने खुश हुए, चलो देखो यार मेरी कितनी पहुंच है, मुझे याद किया इन्होंने, मेरे से पूछ के कर रहे हैं, तो क्या आ गया, यहाँ राग है। और वही है कि आपने बताया, पूरा डिसाइड किया, लेकिन उनके घर में कोई और आ गया, उसने कहा नहीं ये नहीं ये करेंगे, तो आप क्या कहोगे, मेरा फालतू में इतना टाइम वेस्ट क्यों किया जब नहीं करना था। तो देश आएगा आ ही गया नहीं एकदम। आएगा। तो ये राग और देश वाले प्रबंध हमेशा साथ में रहते हैं। पर यहाँ अनर्थ दंड है कि बिना प्रयोजन, जिसका प्रयोजन ही नहीं, जरूरी नहीं है, अपन बिना उसके मतलब काम चल सकता है, फिर भी उस काम को करना। जहाँ अनर्थ दंड है वहां पर उससे बचना। जिसका अर्थ है कि भाई अभी मुझे करना है, अब मेरे बच्चे हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसका अर्थ है। लेकिन जहां उसका अर्थ ही नहीं हो, वहां अगर उस काम को कर रहे हैं तो वो अनर्थ दंड का प्रयोजन होगा। तो जैसे उसमें अतिशय लगते हैं, काम विकार करने की कथा, काम विकार पैदा करने वाली कथा की है। मतलब हम सब बैठे हैं, अब मतलब वो एक खाने का तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ जो 5 अतिचार है वो और अलग अलग चीजों में, अलग अलग चीजों के संदर्भ में आ रहा है यहाँ पर। तो काम वकार पैदा करने वाली कथा की हो कि सब साथ में बैठे हो, वहां पर ऐसी सी बातें कर रहे हो, कंदक कथा कर रहे हो, काम वासना पैदा करने वाली कथा कर रहे हो, किसी के मन में कैसे भी भाव आ सकते हैं वहां पर। तो ऐसे हास्य व्यंग अपन करते हैं ना, अक्सर हंसी मजाक में कैसी भी बातें कर लेते हैं, किसी किसी को व्यंग भी कर देते हैं, ये सब कंदर्प कथा में आता है। खंड कुचेष्टा की, खंड कुचेष्टा का मतलब होता है किसी का मनोरंजन करने के लिए अलग अलग तरह के मुंह बनाने, भांत भांत के एक्शंस करने, मतलब आंखों को घुमाना है, भौं को चढ़ाना है। हम देखते हैं अक्सर आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, बच्चों की पार्टीज में जोकर्स को बुलाते हैं, तो वो बच्चों को कैसे एंटरटेनमेंट करता है, कभी अलग अलग से फेस बनाता है, बच्चे हंसते भी है, कुछ बच्चे डर जाते हैं फिर हंसते हैं, आंखें चढ़ाता है।
तो इस तरह के जो काम करते हैं वो बंड कुचेष्टा में आते हैं। इससे इसकी प्रतिष्ठा का नाश होता है। फिर है मुखरी वचन बोला हो, यानी कि अकारण ऐसे वचन बोलना जिससे वाचालता प्रकट होती हो। मतलब कारण ही नहीं है, बिना कारण बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे शब्द जिससे सामने वाले के दिल को ठेस पहुंच सकती है, ऐसे शब्दों को बोलना। अधिकरण जोड़ रखा हो, हिंसाकारी उपकरणों को रखना, उनका संयुक्त करना, उनका संग्रह करना। अधिकरण जोड़ रखा हो तो अधिक प्लस करण, मतलब जितनी भी हिंसाकारी वस्तुएं हैं उनका क्या बोले ना, ये चीजें तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत शौक है, मैं तो लेके आती हूँ। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने घर में जैसे चाकू होते हैं, ठीक है, दो चाकू पड़े हैं, हमें आवश्यकता नहीं, कहीं गए, अच्छा लगा, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा धार वाला है, तो क्या करेंगे हम, उसको लेके आ जाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, कैसे भी हो, चाहे मिक्सी हो, झाड़ू हो, कूटने पीसने का कोई भी सामान हो, मतलब अपने गृहस्थी में जो यूज आते हैं ना साधन, उसको ऐसे समझ लीजिए, अपने गृहस्थी में जो यूज आते हैं उन साधनों का परिग्रह करना, उनको इकट्ठा करना, उनका अत्यधिक संग्रह करना, कि भाई मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, इस तरह करके इन चीजों को इकट्ठा करना अधिकरण जोड़ रखा हूं मैं आता है। उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो। उपभोग परिभोग तो हम पहले ही समझ चुके हैं, जो एक बार यूज आती है, जो बार बार यूज आती है। एक बार यूज आने वाली चीजों का संग्रह करना, यानी कि धन दान आदि सब चीजों को इकट्ठे करके रखना, कि नहीं मेरे को 2 किलो दाल ही लगती है, लेकिन मैंने क्या क्या 5 किलो दाल लाके इकट्ठी की है, इस तरह। और बार बार में अपनी खुशी के लिए मुझे बहुत आनंद प्राप्त होता, बार बार जैसे ऑर्नामेंट्स है या वस्त्र ले लीजिए, वस्त्र रूटीन चीज है, कि बार बार कपड़े बदलना, कि नहीं ये नहीं पहनूंगी, ये पहनूं, ये नहीं पहनती, ये पहनूं, इस तरह की चीजों को यूज करना, बार बार नहाना, अपने शरीर की सौंदर्यता को बढ़ाना, ये सब चीजें उपभोग परिभोग में आती है। तो इस प्रकार ये 8वां अनर्थ दंड, काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, बंड कुचेष्टा की हो, मुखरी वचन बोला, अधिकरण जो रखा हो, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, जो मैं दिल से यह रखा हो तस्मिन् में लिख लूंगी। यहाँ तक क्लियर है आलों सर? आलों का अर्थ क्या होता है? आलों? आलोचना करनी, अच्छा। हमने पढ़ा था इच्छा कारण के कारण। हम्म। आलोम यानी आलोचना करना किसी भी चीज की। यहाँ आलोम और तस्मिन् दोनों शब्दों का यूज करते हैं, क्योंकि अच्छा, आलोम ध्यान। हम पहले 12 व्रत को अपन ध्यान में बोलते हैं, इसके लिए आलोम शब्द लिखा गया है। और फिर तस्मिन् जब प्रकट बोलते हैं तो तस्मिन् बोलते हैं। ओके, नम्मा सामयिक कृत के विषय में चूंकि अतिचार लगा हो तो आलोम। मन वचन काया के अशुभ प्रवर्ताया न हो, सामयिक स्मृति न क्यों, सामयिक पूर्ण हुए बिना सामयिक पारी हो, तो मेरी से 11 का तस्मिन् नम्मा सामयिक कृत। समय के बारे में हमने अच्छे से आगे सामयिक सूत्र में पढ़ लिया था, कि मन वचन काया के अशुभ प्रवर्तय हो, यानी मन से वचन से काया से 32 दोष जो दिए गए हैं उनको न टाला हो। सामयिक ली भी है लेकिन अशुभ योग आ रहे हों, वहां पर भावनाएं शुद्ध नहीं हो रही हो, या सामयिक की स्मृति न की हो, मतलब जिस समय सामयिक ली है उसको और पारने के समय को ध्यान में रखा हो, बिना पूर्ण हुए सामयिक पार ली हो, सामयिक आई या नहीं आई कंफ्यूजन चल रहा है, और सामयिक को पार ली हो। इस इसमें एक तरह बात नम्मा पूछूं? हाँ सर इसमें एक बोलिए। पूछ आपको, समय लेके बैठ गए हैं, एक जना ऐसे हुआ है, समय लेके बैठ गए, सब कुछ हो गया, 10 मिनट पहले उनको प्रेशर फ्रेश होना जाना पड़ा, तो उन्होंने 5 समय का दंड लेके और उठ गए, वो पार, और विधि सहित थी, और नौकार तक इनके पार पे उठना पड़ा उनको, तो इसमें क्या दोष लगा उनको? 5 समय का उन्होंने दंड लिया था, तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा ना, अपन तो ने 5 सामयिक ले ली है अब। विधि सहित कंप्लीट हाँ। ले ली, उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी ऐसा। नहीं, हो और सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बस दोष लगा है, अपने को पता है इस एक समय का अपन ने भंग की है,
अब उसका दोष कितना आएगा ये नहीं है, वो उन्होंने मन में धारा कि मैं 5 समय करूँ, वो ओके है, लेकिन फिर भी हाँ गुरु बपंतों से एक बार इस विषय की चर्चा जरूर करें। तो उनसे पूछना चाहिए ऐसा, महाराज साहब से पूछ के करे एक बार। हाँ, मतलब उन्होंने ले लिया वो तो कर ले, मैं मानसा के हाँ पास जब जाएंगे तब उनको कहेंगे कि भाई मतेंद्र मैम ऐसी ऐसी बात हुई थी, मतलब सामयिक ले ली थी मैंने, लेकिन मुझे ऐसी तकलीफ हुई तो मुझे पढ़नी पड़ी और मैंने इतनी जी सामयिक का दंड लेके लिया है। अगर कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट कर ली है, या नहीं हुई है तो भाई लिया है, मैं कंप्लीट कर लूंगा। अगर और जी कुछ मतलब इस दोष में और कुछ लगा है तो आप मुझे उसका प्रायश्चित दे दीजिए। जी ठीक है। तो अगर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो दोबारा हमारे साथ प्रायश्चित नहीं देंगे और लगेगा कि ये चीज मतलब एक समय के दंड में ये नहीं होता ये होता है, तो फिर वो वापस दोबारा बोलेंगे। अच्छा जी वैसे तो जी गुरु भगवान कहते हैं अगर अपनी यत्ना और सावधानी विवेक से अगर आप खुद कर लेते हो तो वो चीज समझ से आनी चाहिए बस। अगर आपको समझ आ गई, आपने प्रायश्चित ले लिया, इसका मतलब आप वहीं तक मतलब कंप्लीट हो जाता है वो। हाँ उन्होंने लेकिन पारने से फिर पहले भी 5 मिनट का दंड दिया था, यूं कहा मुझे 5 दिन से पहले 5 मिनट का दंड दिया और पार ली फटाफट, नौकरबंद गिन के पार ली, क्योंकि रुकने का टाइम नहीं था मेरे को, पूरी पार्टी भी नहीं पढ़ पाई वो, हाँ, ऐसा वो हुआ। कोई बाधा नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें जब भी होती ना, जब भी ये मतलब ऐसा जी नहीं कहूंगी कि भाई प्रेशर वाली बात है, सामायिक में कभी बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जिसका हम जी अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब भी ऐसा हो ना तो गुरु भगवंतों के सामने अपनी इस बात को स्पष्ट रूप से रखें एक बार, जी ताकि आपने प्रायश्चित लिया वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर कहीं कोई रह गया होगा ना तो गुरु भगवंतों को कहने से अपने मन में आई हुई चीज जो शंका आ गई ना अपने मन में कि भाई हल्के हो 5 ही जाए, करें, ज्यादा करनी क्या करनी, उसका समाधान वहां हो जाएगा। हल्के हो जाएंगे अपन मन से। जी। जी और कहने के बाद वो बात भी बात निकल जाती है, जब अपन ने कहा ना इतना प्रायश्चित किया, अपन ने कह दिया, अपन कर भी लेंगे ना, फिर वो बात रहेगी कि नहीं यार एक हम्म बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। पर गुरु भगवंतों का कहने से क्या वो चीज क्लियर हो जाएगी। सही बात है। इसके लिए कोई सा भी हो, कभी भी कोई कोई भी चीज का अपन प्रत्याख्यान करते हैं ना, कभी भी किसी भी संभावना से अगर अपने पास आगार है, लेकिन फिर भी अगर अपने को पता है कि इसका आगार है लेकिन अपने को दोष लगा है, तो गुरु भगवंतों के सामने उस बात की चर्चा जरूर करनी चाहिए, जी ताकि इससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके, क्योंकि हमें सही रास्ता मिलेगा। एक बार अगर अपन गलती करते हैं ना, लेकिन अगर अपन कहेंगे नहीं तो गलती तो दोहराएंगे, लेकिन उसके प्रायश्चित का अपने को पता नहीं होगा। तो अगर एक बार हम्म गलती करके भगवंतों के पास जाएंगे ना तो उसके प्रायश्चित का पता होगा, हमें समझ में आएगा कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए ऐसा। जी ठीक है, ये 9वां कंप्लीट हो गया। 10वां देशावकाश। व्रत के विषय में चूंकि विचार लगा हो तो आलो, नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फैक्टर दूसरों को बुलाया हो, तो में देव से 11 पाओ तस्मिच्छा में विक्रम। 10वें देशावकाश। देशावकाश का मतलब क्या होता है? दिशा की तरफ आना, हम्म? वस्तुओं की वजह से लगा दिशाओं की तरफ आना जाना। दिशा और परिमाण की सीमा बांधना। और कोई? और कोई देशावकाश? दिशा का देश यानी अवकाश। देशावकाशिक शब्द है ना, तो दिशा का मतलब अवकाश, अवकाश यानी कि थोड़े समय के लिए क्या करना है, थोड़े समय के लिए जो भी मर्यादाएं आपने की है, इसको एक ही शब्द में समझा देती हूँ मैं, जो भी मर्यादा हमने की है ना उसको और छोटा करना, मर्यादा को कम करना, ये 10वें देशावकाश है। ओके सर? जैसे एक बार थोड़ा उदाहरण बताइए कैसे, मतलब। जी जी बताती हूँ, हम इसी के अतिचार को पढ़ेंगे तो उसको समझ लेंगे। जी 10वें देशावकाश किसमें लिया जाता बताइए? अभी अपन ने अतिचार ये पढ़े थे ना, पचखांड के पाठ पढ़े अपन ने। 10वें देशावकाशिक व्रत जो है, औषध औषध व्रत। औषध और और चार प्रहर का औषध।
अच्छा व्रत में आता है ना। और व्रत दया व्रत तो इससे और क्या लिया जाता है? 10वें दया देशावकाशिक व्रत में और क्या आता है, ये बताइए। दिशाओं दया को व्रत देखते आता हैं है। जो सुबह से लेके दिन प्रभात से 6 दिशाओं में जितनी भूमिका। और दया पारने में भी काम आता है ये। दया औषध और अच्छा, मुझे ये पचकान बताइए, लेते हैं। मुझे पांच दया व्रत आश्रम में सेहत का मुझे 5 आश्रम। मुझे मुझे ये बताइए, यहाँ जितने लोग हैं उसमें से कितने लोग 14 नियम का पालन करते हैं? मैं करती हूँ। हाँ 14 नियम कभी गाए थे। 14 नियम लेते हो ना? नहीं हाँ। कौन से पाठ से लेते हैं? जो मैंने मर्यादा 14 नियम उसमें दिशा का भी रहता है ना कि कितनी दिशा आप जाओगे, सब कितने है। 14 नियम में सब कुछ आता है। 14 नियम में सब कुछ आता है। मतलब सब कुछ का मतलब ये है, इसमें सच्चे, द्रव्य, विजय सब कुछ उसके अंदर आता था 14 नियम में। आता है। दिशी दिशी आता है ना दिशा। चारों दिशाओं में जितनी भूमि दिशा भी आती है, लेकिन बाकी सब भी आता ना। 14 नियम में क्या क्या है बताइए आप मुझे। सचित सचिव सदा विजय पन्नी तंबोल वत्स कुसुमे सुवान सयन विलेवण बंब दिशि नैन वस्त्र, बत्तेसु। वाहन, शयन, विलेपन। ये सब सब चीजें आती है। मतलब कह दो कि अगर अपन 14 नियम का जो पालन करते हैं, क्योंकि 14 नियम क्यों किए जा रहे हैं कि वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए होते हैं। हाँ हाँ जब 11वां अणुव्रत पढ़ेंगे ना, तो वो आता है 10वें देशावाक्य, दिन प्रति प्रभात से प्रारंभ कर कर। मतलब दिन को ही प्रारंभ, मतलब दिन जब सूरज उगेगा तब से ही प्रारंभ होते हैं वो। हाँ। तो जब 14 नियम लिए जाते हैं, वो 10वें देशावकाशिक से लिया जाता है। और पारा अणु स्थूल से जाता है। जैसे हमने आगे पाठ पढ़े थे पोषक वाला, ये पोषक किससे लिया था हमने? 11वें सब अणुव्रत से। और हाँ। पारा किससे था? 11वें स्थूल से। तो वैसा ही है, 10वें देशावकाशिक अणुव्रत जो है उसे लिया जाता है, और 10वें देशाव्रत से ये पारा जाता है। तो 14 नियम क्यों किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। तो मर्यादित करने के लिए स्वयं को मेरे नियम में पाप रखने में कटकर मर्यादित रही करने जितना होने के लिए। लिमिटेशन में रहना, ताकि जी। लिमिट पूरे में विश्व रहना। का पहाड़ पूरे विश्व पहाड़ का जितना पाप नहीं पाप लगे। है वो राई जितना हो जाता है, अगर हाँ अपन 14 नियम को धारण करते हैं तो। क्यों करते हैं आप बताइए। जब मैं तो कहूँ कि मैंने 12 व्रत धारण कर रखे हैं, तो 14 नियम क्यों धारण करने हैं, मुझे बताइए। 24 घंटे के हो जाते हैं ना हमेशा के। वो रोज के जी, होते हैं, ये जाओ देखिए, जीव के होते 12 हैं। व्रत 12 व्रत जो धारण किए है ना, वो तो चलने वाले ही हैं। ठीक है, वो बड़े रूप में है। लेकिन 14 नियम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे रूप, छोटा कर देते हैं, उसकी मर्यादा को कम कर देते हैं। जो कम कम मर्यादा 12 व्रत में अपन ने रखी है ना, उसकी भी और कम करके, क्योंकि 24 आवर्स के लिए ही होती है। तो जब 24 घंटे के लिए अपन कोई पछाण करते हैं, तो उसको तो कम से कम में कर सकते हैं हम। तो ये 10वें देशावकाशिक जो मर्यादा होती है, उसको और छोटा करने के लिए, और संक्षिप्त रूप से उसका करने के लिए। तो उनमें जो अतिचार लगा है, मालूम इसके अतिचार कौन से हैं? नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया हो, जो में दिल से यारो और उसमें क्षण टुकड़े हो। आपने नियमित सीमा दिशा की मर्यादा की है, इस दिशा से बाहर जाऊं नहीं, इतनी इतनी दिशा के बाहर जाऊं नहीं। तो वहां से किसी वस्तु को मंगवाना और भिजवाना, इसको भी आपको खुला ही रखना पड़ेगा। आपने अपनी काया से तो ले लिया कि भाई मैं इस दिशा में इतने किलोमीटर से आगे जाऊं नहीं, किसी को भेजू नहीं। लेकिन आप जब बोल के काम करोगे, किसी किसी वस्तु को मंगवाओगे, आप अपनी काया से तो नहीं गए, लेकिन किसी से मंगवा ली कि यार ये चीज मुझे चाहिए। अब वो जो सीमा है आपकी उससे अगर बाहर है, तो क्या करेगा, वो वहां से भेजेगा, तो वो सीमा आपको लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। तो लगेगा। अगर आपने मर्यादा की है, और अगर उसके उपरांत गए, तो दोष लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि अपन ने मंगवा लिया अपने हिसाब से। हाँ, तो नियमित सीमा से कोई भी वस्तु भिजवाना और मंगवाना, ये दोनों उसमें अतिचार में आता है। तो जो नियमित सीमा जो तय कर रखी है, जो जितनी जगह जितना क्षेत्र तय कर रखा है, उसके उपरांत का वो काम नहीं करना है, अगर मर्यादा की है तो नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो,
फिर शब्द करके चेताया हो। शब्द करके चेताना यानी आवाज करके बुलाया हो। और कुछ मैसेज कर दिया हो। नहीं, अपन फोन की बात अपन यहाँ नहीं करेंगे अभी। अपन सिर्फ समर क्वेश्चन वाली बात कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे समझ लेते हैं इसको। मतलब किसी को अभी जैसे मुझे किसी को कुछ कहना है लेकिन नहीं कह पा रही हूँ, तो क्या किया? इशारा किया। इशारा कैसे? खांसा मैंने। मतलब खांस के ऐसा कोई सिंबल दिया कि वो मेरी तरफ देखे, फिर वो समझ जाए कि हाँ इनको ये काम है। तो सही इस बात है। तरह शब्द करके चेताया हो। वैसे ही रूप या भाव देखकर अपने मतलब रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो। अब खांस लिया, उसने देख लिया, तो शब्द चेक करके चेताया हो। लेकिन फिर वो नहीं समझा तो क्या किया? बोलना नहीं है लेकिन एक्शन, अपने फेस के भाव ऐसे किए कि उसको समझ में आ गया कि उनको क्या चाहिए। तो रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो। फिर भी अगर किसी को आप बुला रहे हो नहीं आ रहा है, तो क्या किया? कंकर आदि फेंक कर दूसरे को बुलाया। जो मैं देर से ये रखा तस्मिच्छा में दुकान। तो इस प्रकार 10वें हाँ देशावकाशिक जो मर्यादा अपन ने की हाँ, है उसको और संक्षिप्त रूप में करने के लिए इसको क्या बोलते हैं अपन जो आता है वो? इसको ऑर्डर से जो वस्तु मंगाते हैं वो भी आएगी फिर इसमें ना? ऑर्डर से सॉरी जो वापस सामान बोलिए। मंगाते हैं अपन, किसमें? ऑर्डर से जो सामान मंगाते हैं हाँ, अपन बाहर से, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल वो आएगा। भी आपको जानकारी हो कि अपन किस जगह से वस्तु मंगा रहे हैं। अगर अपन ने पक्षकांड किए हैं तो उसमें दोष लगता है। अगर आज आपको पता है आपने आज ऑर्डर किया है, ठीक है, एक हम्म दो दिन हम्म 4 दिन 5 दिन में आएगी, तो जब भी आप पक्षकांड लेंगे ना तो उस ऑर्डर को हमेशा खुला रखेंगे अच्छा, ये भी कि ध्यान भाई ये रखना। ऑर्डर किया है। हाँ, जो नियमित सीमा है उसमें ये चीज ऑर्डर की भी है, ये आए उसका मुझे अगर है, बाकी के सबके त्याग है। ओके। पार्सल आदि भी जो आते हैं तो उसमें भी आगार रखें। बिल्कुल सर। अगर आपने सीमा की है तो, और हाँ काया से की है, देखिए इसमें भी दो तीन चीजें होती है। अभी जैसे होता है कि भाई मैं नियमित सीमा से बाहर जाऊंगी नहीं, तो मैं हाँ जाऊंगी नहीं, किसी को हाँ भेजूंगी नहीं। लेकिन कोई चीज आई या मैंने भिजवाई, तो हाँ मैंने भिजवाई, वो तो मेरे ही हाथ में थी ना। अब आपको, मुझे आपको कोई चीज भिजवानी है तो वो तो मुझे पता ही है ना कि मैं आपको भिजवाऊंगी, तो उसका हाँ अगर रखूं। और लेकिन आपके यहाँ से कोई चीज मेरे यहाँ आएगी ये मुझे पता नहीं है, तो हाँ। उसका आधार पहले से अपने को रखना होगा। अच्छा, तो संभावना उसका है, अगर हमको जैसे ध्यान है ये भी तो उस महंगाई जगह को है, खुली रख। सॉरी। ये चीज भी 14 दिन जब लेते हैं तो उसमें खुला रखना चाहिए ना फिर? पूरब जी, दिशा पश्चिम दिशा 14 में जो नियम। भी सामान हाँ मंगवाया तो वो भी खुला रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा भी एक आध चीज ऐसे बोल लेनी चाहिए कि अभी जैसे ना कोई चीज आनी है, संभावना है। अभी जैसे आज आपने कोई चीज बुक करवाई है, कल आएगी, परसों आएगी, तरसों आएगी, कुछ पक्का आइडिया नहीं है। मतलब 1 वीक का ऑर्डर है, हाँ कभी भी आ सकती है। तो हाँ आपको उस चीज को हमेशा ही खुली रखनी पड़ेगी कि भाई वो चीज ऑर्डर है, वो आएगी, उसका मुझे उसको लेने का आगार है, बाकी का त्याग। हम्म। अब वो भले 2-3 दिन में आएगा तो 2-3 दिन का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। जब तक वो चीज आपको नहीं मिल सकती, अब जैसे आज ऑर्डर किया, आपको पता 3 दिन तो आएगी नहीं, तो 3 दिन खुला ही नहीं रखना। चौथे दिन से संभावना है कि भाई आज आ जाएगी, नहीं आज नहीं है तो कल आएगी, कल नहीं है तो परसों आएगी, वैसे हाँ, चलेगा। तो वो समय ध्यान रखना होगा लेकिन आपको। जी ओके जी। ओके सर, नेक्स्ट ले लेना, 12 कंप्लीट कर ले आज। जी। ओके। 11वां प्रतिपूर्ण पोषण। व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। पोषण में संज्ञा संथारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो। प्रमार्जन न किया हो या अच्छी तरह से न किया हो। उच्चार पाषण की भूमि को देखी ना हो या अच्छी तरह से न देखी हो। पूंजी न हो या अच्छी तरह से न पूंजी हो। उपवास युक्त पोषक का सम्यक प्रकार से पालन न किया हो।
जो मैं दिवसे यारो तस्मिच्छामि दुक्कडम। प्रतिपूर्ण पोषक, पोषक के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब अपने पचपान के बाद किया तो लमसम सब कुछ वही है। तो अगर किसी को बाधा है तो पूछेंगे तो उसको कंप्लीट कर देती हूँ। पोषक 8 पहर का और 5 पहर का होता है। तो उसको लिया इसी पार्ट से, मतलब इस पार्ट से पारा जाता है, स्थूल से पारा जाता है और अनुगत से लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो लगने वाले अतिचार है उनका ध्यान रखना पड़ता है। पोषक में संज्ञा संतारा न देखो या अच्छी तरह से न देखो, यानी कि जब आप पोषक लेने जा रहे हो उस समय जो आपकी संज्ञा की जगह है, जो उसमें यूज आने वाली वस्तु, मतलब आप सोते समय जिन जिन चीजों का आप यूज करने वाले हो, दरी है, तकिया है, चादर है, जिस स्थान पर आप करने वाले हो उन सब का ध्यान रखना हो। तो संज्ञा संतारा न देखा हो, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनको उसकी प्रतिलेखन अच्छे से नहीं की, ये संथारा क्या होगा? प्रमार्जन नहीं किया। गुड़िया आ जा बेटो। संथारा पोषक में किसको? संज्ञा संतारा न, संज्ञा संतारा यानी कि जो हमारे बिछाते सोने हो, के समय को संतारा। ओढ़ते संथा बिछाते हो होगा के? नहीं, वो शैया है। संतारा जब हम सोते हैं, अभी जैसे अपन ने पोषक लिया है और सोएंगे, तो सोना यानी सैया, शैया पे सोएंगे। और संतारा यानी अपन जब संतारा ग्रहण करते हैं ना, मतलब वही है संतारा का। कुछ कांड लेते हैं ना जन- सोने के टाइम पे हाँ संथारा वो। जी, वो संतारा। तो सैया संतारा न देखा हो, यानी कि जिस स्थान पर आप सोने वाले हो, जिस जगह पर जिन चीजों का आप यूज करने वाले हो, उनकी प्रतिलेखना करना, उनका प्रमार्जन करना, मतलब उनको पहले अच्छी तरह से, उसके बाद में रखना करते हैं, बाद में काम है। लेकिन जब अंधेरा होता है तो कुछ दिखता नहीं है वहां पर। इसलिए पहले ही जब पोषक लेते हैं तभी उसका प्रमार्जन कर लेना चाहिए ऐसा। आवाज कट रही है। आवाज अभी आ कट रही, रही नहीं आ रही बराबर। अभी नहीं आ रही है। अब हाँ आई, अब अभी आई बात। ओके सर। तो अभी पोषक क्या में संज्ञा बोले संतारा, वापस? जी जी वापस से ले रही हूँ। पोषक में संज्ञा संतारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो, तो जब रात को सोना है उस समय देखो, रात को जाके अगर वहां पर बिछने की जगह को साफ करेंगे या अपन दरी को देखेंगे तो क्या अपने को क्लियर दिखेगा क्या वहां पे अंधेरे में? नहीं दिखेगा। क्योंकि जब पोषक करेंगे तो लाइट्स यूज नहीं करेंगे ना। पोषक के तो समय पर उसके ही पहले, पोषक करेंगे ना, तो हाँ, उस टाइम तो उजाला रहता है, उसी टाइम अपने को प्रमार्जन सब करना है। पोषक के समय पोषक करेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं, जब पोषक करेंगे ना तो संज्ञा संतारा, जो जगह सोएंगे तो नहीं ना अपन, लेकिन अपने को सोने की जगह को चेक करनी है वहां पे। जिस जगह हाँ, अपन उस सोने वाले हैं वहां जगह को प्रमार्जन देखनी करेंगे है, उसको उसका। पूछना है। और जो जितनी वस्तुएं हैं, दरी, चादर, तकिया, जो अपन मतलब यूज करने वाले हैं, उन सबको भी वापस मतलब पूरा चेक करना है, उसकी प्रमार्जन करनी है, उसको अच्छी तरह देखना कोई जीव तो नहीं रह गया है वहां। वो करके अपन अपने स्थान पर वहां पर रखेंगे कि भाई अब मुझे यहाँ पर रात्रि यहाँ पे सोना है। जी। क्योंकि हाँ उसके बाद अपन प्रतिक्रमण करेंगे तो उस जगह पे प्रतिक्रमण तो नहीं करेंगे ना। फिर प्रतिक्रमण के लिए तो अपन बाकी दूसरी जगह लेके पास में लेके बैठेंगे ना, आसन पे बैठेंगे वहां, वो दरी और उसको तो यूज नहीं करेंगे उस समय। जी जी। तो उस जगह को देखना और वो जो सामान अपन यूज कर रहे हैं उसकी प्रतिलेखना करना। तो संज्ञा संतारा न देखा हो, अच्छी तरह से न देखा हो, या प्रमार्जन न किया हो या अच्छी तरह से न किया, ये दोनों उसमें आते हैं। उसके बाद है उच्चार पार्श्वन भूमि न देखे हो या अच्छी तरह से न देखे हो, पूंजी न हो या अच्छी तरह से न पूंजी हो। उच्चार पार्श्वन भूमि का मतलब क्या हुआ? परखने योग्य भूमि। परटने योग्य भूमि। तो अगर अपन पोसा करेंगे तो परटने की आवश्यकता संभावनाएं होती ही है। तो जो परटने की भूमि, जहाँ परटना है, मतलब पोषक पोषक लेने के बाद जहाँ परटना है, उस भूमि को पहले से ही चेक करनी होगी कि इस भूमि को अपन ने देखी है, वहां पर कोई जीव जनावर नहीं आते, उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। उसको पूछ के फिर छोड़ा कि भाई अब जब भी अपने को आवश्यकता होगी अपन यहाँ आके परट सकते हैं। तो उच्चार पार्श्व की भूमि को देखे ना हो या अच्छी तरह से ना देखे हो, मतलब ऐसे बिना दे ही चल दियो कि वह ठीक है हाँ भाई यहाँ परटना है, लेकिन अपन ने चेक नहीं किया वहाँ जीव जनावर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, या कोई जीव उत्पत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, और फिर वहां प्रमार्जन करके भी चेक नहीं किया हो, तो ऐसा करेंगे तो उसमें दोष लगेगा। फिर उपवास युक्त पोषक का सम्यक प्रकार से पालन न किया हो, यानी कि पोषक तो लिया लेकिन उपवास नहीं किया है,
मतलब एकाशना कर लिया या छोटा व्रत ले लिया कि नहीं चलो कोरा पोषण भी कर लेते हैं, तो यहाँ उपवास युक्त पोषक का समय प्रकार से पालन है। तो ये 11वां प्रतिपूर्ण पोषण। नहीं, उपवास नहीं लिया तो पोषण थोड़ी होता है क्या? उपवास नहीं लिया है तो पोषण थोड़ी होता है काशने वगैरह का, वो तो फिर सवर होता है ना। सब अलग अलग भाषा में बात करते हैं साइजेशन में। हाँ, सब अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। भाई कोई कहता है कि रात के टाइम लेते हैं संवर होता है, कोई कह रहा है सूर्य से पहले लिए तो पोषण कर सकते हैं। हाँ फरमाइए। एकाशना करके तो अपन पोषण चार नहीं कर प्रहर सकते। कर सकते, पर ये उपवास में अपन 8 प्रहर का नहीं कर सकते, पर 5 प्रहर का तो कर ही सकते ना उपवास में। जी, 8 तो प्रहर वही नहीं होते। उपवास युक्त पोषक का समय प्रकार से पालन न किया हो, मतलब उपवास करना है लेकिन उसमें सम्यक तो आराधना न की हो और उसका पालन न किया, मतलब जैसा उपवास के लिए कहा गया हो वैसा न किया हो। और इससे तो यही समझ आ रहा है कि ये पोषद उपवास में ही होता है। जी, त्रिविहार हो या चौविहार हो, दोनों उपवास में हो सकता है। हाँ वो तो जी। ही है। PVR में बोला ना 5 पैर में अपन करते हैं, अगर पोसा करना है तो अपने को एक पैर मतलब हाँ एक पैर पहले ही तीसरे हार चौथे हार का भी त्याग करना होता है। हाँ हाँ। अच्छा दीदी, एक बात बताइए कि पौषध में सैया संथारा का प्रमार्जन किया जाता है या उच्चार पाषण भूमि का प्रमार्जन किया जाता है या दोनों का ही किया जाता है? एक का प्रमार्जन किया जाता है तो पूंजी जाती है। क्या चीज? सैया संथारा जो है पोषक में सैया संथारा उसका प्रमार्जन किया हो, ठीक है। हाँ और उच्चार पाषण भूमि को पूंजी हो। हाँ। तो ये क्वेश्चन एक हमारा आया था, तो उसमें था कि उसमें ऑप्शन में देना था कि कौन सा सही है, सिर्फ उच्चार पाषण भूमि सही है या सैया संथारा का सही है या फिर दोनों ही होता है? क्वेश्चन क्या था ये फरमाइए। पौषध में किसका प्रमार्जन किया जाता है? इसमें ऑप्शन था सैया संथारा का, उच्चार पाषण भूमि का, दोनों का, या फिर कोई नहीं। चारों ऑप्शन में क्या हो सकता पोषक में सैया संथारा आंसर होगा उसका, है? अच्छा ठीक है। क्योंकि प्रमार्जन जो होता है वो सैया संथारे का होता अच्छा अच्छा। तो प्रमार्जन तो पूंजी से ही किया जाता है ना फिर? है। पीछे वाले बैकग्राउंड साउंड को ऑफ कर देंगे तो मुझे भी आवाज क्लियर आएगी। नेक्स्ट 12वां अतिथि संविभाग व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। अचित वस्तु को सचित पर रखी हो, अचित वस्तु सचित से ढकी हो, आप साधुओं को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो, आप सुस्त होते हुए भी दूसरों से दान दिलाया हो और ईर्ष्या भाव से दान दिया हो तो मेरे 11 को प्रतीक्षा में दुखना हो। 12वां अतिथि संविभाग। अतिथि यानी तो अतिथि होता है, सब समझते हैं। संविभाग का मतलब क्या होता है? संविभाग का मतलब क्या होता है? हेलो। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ, क्या बोले आप? संविभाग का मतलब क्या होता है? क्या मतलब जो बोले? कुछ भी है उसमें विभाग कर देना, उसको अलग अलग ढंग से बांट करके और फिर वो वस्तु उनको देना या कुछ अपने लिए रखना, ऐसा कुछ। जी, अतिथि संविभाग यानी कि अतिथि जिनका समय निश्चित नहीं होता आने का। हाँ हम जिन अतिथि की बात कर रहे हैं उनका समय निश्चित नहीं होता आने का, हमारा सर ना, कि भाई हाँ। आज हमारे घर आएंगे, नहीं आएंगे, साधु कुछ हमारे यहाँ से ले जाएंगे या कहाँ से ले जाएंगे। हाँ साधु संत जो आते हैं वो बिना बोले जी, आते हैं। हाँ। तो यहाँ अतिथि संविभाग साधु संतों के लिए है कि वो बिना मतलब निश्चित नहीं होता है उनका कब कैसे कहाँ आने वाले हैं, तो 12वां अतिथि संविभाग उन्हीं के लिए है। अच्छा बताइए कितने करण कितने योग से लिया जाता है 12वां अतिथि संविभाग? 2 करण 3 योग। 12वां अतिथि संविभाग
बिना करण बिना योग का है ये तो। क्यों, इसमें योग यूज नहीं आता है क्या? नहीं आता। कैसे बताइए? बिना करण बिना योग का ये 12वां व्रत, सिंहा व्रत की देख, 12वें व्रत को देखो, 11 व्रत का पालन हम स्वयं करते हैं, ठीक है। 11 व्रत तक, पहले से लेकर 11वें तक हम स्वयं पालन करते हैं ना। लेकिन 12वां व्रत हमारे हाथ में होता है क्या? नहीं होता। नहीं। क्योंकि हम सिर्फ भावना बहा सकते हैं। भाई अपन भोजन करने से पहले भावना बहा सकते हैं कि भाई वह दिन धन्योग पे अभी गुरु महाराज बता रहे हैं, मैं उनको बहराऊं फिर मैं भोजन करूं। हम सिर्फ भावना बहा सकते हैं। वहां तो जब तक गुरु भगवंत आएंगे ही नहीं, जब तक हम बहराएंगे ही नहीं, जब तक तो कुछ लगेगा ही नहीं। तो यहाँ करण और योग का तो मतलब ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर करण और योग नहीं होते हैं। और ये तो सिर्फ गुरु भगवंत आते हैं तभी पूरे होते हैं। अपन सिर्फ भावना बहा सकते हैं इसके लिए बस। तो इसके अतिशा अचित वस्तु सचित पर रखी हो। अचित वस्तु है, आपने सब्जी बनाई है और एक भगोनी में पानी पड़ा था, तो आपने उसको ऊपर सब्जी को रख दी, तो अचित वस्तु सचित पर रखी हो। वहां से ले जाएंगे क्या? कुछ नहीं, वो सब्जी ले जाएंगे क्या? नहीं ले जाएंगे, अनसुस्ता हो जाएगा। जी। और अगर उसको हाथ लगाया, अभी जैसे आपने उसको पानी था उसके ऊपर ही भगोनी को रख दिया है, हमारा सा पदार्थ गए हैं, तो अगर आपने वहां से उठा के अगर उसको नीचे रखा कि भाई मैं डरा दूं, तो क्या हमारा सा उस घर से गोश्त ले जाएंगे क्या? घर ही अनसुस्ता हो जाएगा। हाँ। अगर वो चीज उसपे पड़ी है लेकिन आपने टच नहीं किया कि वो उस पे पड़ी है, रखनी आ गई है, भूल से रख दी, चाहे रखनी आ गई है, तो ठीक है, वो सब्जी नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको छुआ तो घर ही अस्वस्थ हो जाएगा, वैसे बिना गुस्से के जाएंगे। अचित वस्तु सचित से ढकी हो। सब्जी बना दी है, रख दी है, उसके ऊपर जो प्लेट है उसके ऊपर आपने सचित सामान रख दिया है, सचित सब्जी रख दी है, कच्ची सब्जियां रख दी है, तो तो मान ऐसा लीजिए करने पे सब्जी फिर से वो बनाते चीज का समय, सब्जी बनाते समय जैसे ढक्कन के ऊपर में पानी रखा हुआ था और वो पानी भी गर्म हो गया, सब्जी हो गई है, बंद कर दिया है गैस, और उस समय अगर गुरु भगवान पधार जाए तो उसमें जो पानी ऊपर रखा हुआ भी हो तो वो सचित माना जाएगा या अचित माना जाएगा? उसको तो बाद में डिस्कस कर लेंगे कि सचित है या अचित है, ठीक है। वो तो गुरु भगवान देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, गैस से जो वो पड़ी है, ठीक है, जैसे ये है, अब इसके ऊपर ये इसका ढक्कन है, अब आपको इसको हटाना है महाराष्ट्र को बहराने के लिए, तो आप जिस प्रकार इसको हटाओगे उसके पानी की बूंद नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? गिरेगी। संभावना है गिरेगी तो गिरने क्या की। होगा? तो गिरेगी तो गिरने क्या हो से तो जाएगा फिर? असुविधा हो जाएगा। घर अस्वस्थ हो जाएगा। मतलब मैं इसलिए ये बात कहना चाह रही, अगर वो पानी जैसे गर्म हो गया तो वो पूरा अचित नहीं होगा। पानी अचित कब होता है? उबाल होता है। बॉयल होने से। 3 उबाल कम से कम पानी का आता है, जब जाके वो अचित होता है, ठीक है। तो सिर्फ अपन ने सब्जी की भाप पर उसे रखा, वो भाप से अगर गर्म हुआ है तो वो पूरा अचित होगा क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है इधर तो। ओके, एक आवाज बार नहीं चेक आ कर रही। लीजिए ना। मेरी नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है? आ रही है, आपके तो आ रही आ है। रही है, आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही है। तो तो उनका आप हमें आ नेटवर्क रही प्लीज है। आपका नेटवर्क चेक करिए ना, नेटवर्क चेक कर लीजिए ना एक बार। तो ऐसा है कि जब आप उस पर वो गर्म नहीं, पूरा गर्म नहीं होगा। क्योंकि देखो अपन क्या बोलते हैं कि अगर बहुत तेज गर्म पानी है, अगर उसमें भी एक बूंद अगर कच्चा पानी गिर जाए तो अपन क्या कहेंगे? पानी सूखता है या सुस्ता है? सुस्ता है। सुस्ती हो आवाज गई। नहीं आ रही है दीदी, बाद में समझ लूंगी। आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपकी ओके नेटवर्क में लेकिन होगी। मैं बाद में समझ लूंगी, आप बाकी का कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, ओके सर, धन्यवाद सर। तो उसमें क्या है कि जब वो चीज देखो गर्म उबलते हुए पानी में अगर एक बूंद जाने पर अगर वो अचित की जगह सचित हो सकता है, तो अपन सब्जी में जिस पानी को अपन ने रखा है तो वो तो उबाल लेगा ही नहीं ना।
वो तो सिर्फ भाप से गर्म हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर उसमें पानी पड़ा है और फिर अपन हमारा सब गुच्छे बहराने जा रहे हैं, तो उस ढक्कन को कैसे लेना है, कहाँ रखोगे, क्या करोगे, इस बात पे विचार करना। तो वो चीज अपने को समझ आएगी कि वास्तविकता में ये अपन बहरा पाएंगे क्या, इस तरह अगर हो सकता है क्या। क्योंकि अगर एक बूंद भी गिरी, इसका मतलब पूरा घर अशुद्ध हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट है, साधु को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो। यानी कि हमारा सब गोचरे का समय है, लेकिन उस समय को ही टाल दिया हो। मतलब आप घर का सोचता होगा दूसरों से दान दिलाए। सॉरी, मतलब घर का ताला लगा के चले गए ऐसा? हाँ, कैसे भी हो यही। सकता है। हमारे साथ हाँ। गोचे का टाइम में खाना नहीं बना रहे, 2 मिनट बाजू वाले के जाए हमारा सा, जैसे हमारा सा आसपास में कहीं पधार गए, हमारा सा बाजू में पता है बाजू वाले आए तो अपने घर पे भी आएंगे, तो भाई गेट ऐसे बंद कर दो कि वो हमारे से आवे ही नहीं। समझे। तो साधु को भिक्षा देने का समय टाल दिया, जो समय है उनका वो टाल दिया हो। और क्या किया हो, जब खाना खाने बैठेंगे तब हम भावना क्या बातें हैं, जैसे खाना खा रहे हैं अपन 2 बजे, तो भावना बाहर है कि भाई हमारे साथ गुच्छी कब से देखे, तो क्या हमारे साथ गुच्छी कब से देखेंगे क्या। तो साधु को भिक्षा का जो समय था उस समय भावना नहीं पाई, और उनका समय निकलने के बाद अपन भावना पा रहे हैं। तो साधु को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो, आज सुस्ता होते हुए दूसरों से दान दिलाया हो। अब वो हमारे साथ घर पधारे हैं, सब घर के खड़े हैं, अपन सोचते हैं अपन दान दे सकते हैं, लेकिन अपन क्या कह रहे हैं, बेटा तू बहरा दे, पतिदेव को बोल रहे श्रावण से आप बहरा दीजिए, सासू माँ को कह रहे हैं आप बहरा दीजिए, लेकिन अपन नहीं बहरा रहे हैं। यानी कि ये अंतराय कर्म होंगे अपने, इसीलिए अपन नहीं बहरा पा रहे। कि अपन सोचते हैं लेकिन फिर भी बाकी सबसे दान दिलवा रहे हैं कि भाई आप बहरा दो, आप बहरा दो, आप बहरा दो, लेकिन अपन ने अपना हाथ नहीं पड़ता वहां पे। ईर्ष्या भाव से दान दिया हो, कोई चीज बहरानी नहीं है, सामने पड़ी है, मर्चन का ये बहरा तो मन आधा आधा हो रहा है, अरे यार ये चीज कितनी मुश्किल से बनाई थी, सबको बहुत पसंद है, मर्चा ले जाएंगे तो पीछे क्या खाएंगे। तो इस तरह के भाव भाव, ईर्ष्या आ जाना उसमें। तो ऐसे भाव आना, ऐसे भाव से दान देना अतिथि संविभाग में आता है। तो जो मैं दिल यार कहो तस क्षण में पड़ा हूँ। ओके सर। हाँ सर। तो आज 12 स्कूल कंप्लीट हो गए हैं। कल शाम को 7:30 बजे हमारी क्लास है। ध्यान रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि अब प्रतिक्रमण के साथ साथ इतिहास का विषय भी अब साथ में ही लेंगे कल शाम से। हाँ। कल भी है क्लास? हाँ। हाँ कल सर, क्या पढ़ाओगे कल आप? शाम कल प्रतिक्रमण का थोड़ा विषय लेंगे और इतिहास का विषय शुरू करेंगे कल शाम। कल 7:30 बजे ना? हाँ, कल शाम को 7:30 बजे। मैसेज आ जाएगा ना? हाँ, ग्रुप में मैसेज आएगा सर। जी। चिन्वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो निशानी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करिए, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु साहब, आपका उपकार है विनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु साहब आप ही साफ करो। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य प्रवर 1000 श्री विचारा जी महाराज साहब की जय हो। संयमशील चारित्र आत्माओं की जय हो, विजय हो। सभी को सादर जय जैन साहब, बारम्बार कमत जय भावना साहब, जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार। मत जय खाना। जय जय जिनेन्द्र। आभार। जय जैन साहब।